बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ दो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, जो कि उम्रा अदायगी के बाद वतन वापस पहुँच चुके हैं और वतन वापस आते ही एक इंतहाई अहम टास्क जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सौंप दिया है। इसके ऊपर आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने साबिक चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के एक और मुतनाज़े और गलत फ़ैसले को अनडू कर दिया है, तब्दील कर दिया है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी बात जो इंतहाई अहम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील है, जो इस वक्त दर्द सर बना हुआ है तमाम हलकों के लिए, चाहे वो हुकूमती हलके हों या टू सम एक्सटेंट अदालती हलके हों। क्योंकि आपको मालूम है 26वीं आइनी तरमीम में जब कानूनी माहिरीन से भी बात होती है तो दो नुकात जो हैं जिनके ऊपर मोतरज़ हैं कानूनी हलके, वो ये समझते हैं कि अव्वल जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है वो क्या है, जो इख्तियारात की तकसीम है। अब अदलिया का सरबराह अव्वल तो हुकूमत वक्त या एग्जेक्टिव को इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से अपॉइंट करे, पहला एतराज़ ये है। और दूसरा ये कि जो बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सो कॉल्ड, जो अब हुकूमत वक्त ने इस 26वीं आइनी तरमीम में मुतारफ़ करवाया है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह और मेंबरान की जो अपॉइंटमेंट है वो भी अब एक तरह से एग्जेक्टिव के हाथों में दे दी गई है। जो कमीशन, जुडिशल कमीशन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तश्कील पा रहा है, 13 मेंबरान है उसकी मैं आपको अगर तश्कील बता दूं उसमें कौन कौन है तो आपको अंदाज़ा होगा। अव्वल तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह भी उसका रुकन है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान हैं, वफाकी वज़ीर कानून हैं, 2 हकूमती पार्लियामेंटेरियन हैं, 2 अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियन हैं, यानी 2 अरकान सेनेट और 2 अरकान कौमी असम्बली, और इसके साथ एक जो रुकन पार्लियामेंट होंगे वो या होंगी वो या तो अक़लियत से या फिर ख़ातून होंगी। तो ये उसकी आप कह सकते हैं कि कंपोजिशन है, 13 मेंबरान हैं इसके। अब इस 26वीं आइनी तरमीम जो कि रात की तारीकी में की गई है, उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को किसी भी तौर पर चीफ़ जस्टिस ना बनने के लिए, ना बनने देने के लिए एक कोशिश की गई, जिसमें काफ़ी हद तक हुकूमत कामयाब भी हुई। उस 26वीं आइनी तरमीम में जो मकसद हासिल करना था अव्वल, वो मकसद तो हासिल कर लिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ़ जस्टिस अपॉइंट नहीं कर सके, जो अपॉइंट नहीं किया गया, मगर साथ साथ कुछ लूप होल्स हैं जो अब हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बने हुए हैं। इन्होंने जो जुडिशल कमीशन 26वीं आइनी तरमीम में मुतारफ़ करवाया है 13 रुकनी, उसमें जुडिशल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसका सरबराह भी रुकन बनाया गया है। मगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो सरबराह है, साथ साथ उसकी जो अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है वो वज़ा करते हुए जुडिशल कमीशन को ही इख्तियार दे दिया है कि जुडिशल कमीशन ने उसको अपॉइंट करना है। अब सबसे पहला जो हिच इनके सामने आई है वो ये आई है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह को मेंबर तो बना दिया जुडिशल कमीशन का, मगर जुडिशल कमीशन ख़ुद पूरा नहीं होगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह उसमें शामिल नहीं होगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह अपॉइंट ही जुडिशल कमीशन ने करना है। तो इसके ऊपर तो अब ये वाज़ेह कर रहे हैं हुकूमती हल्के, ये कह रहे हैं, एक वज़ाहत भी वज़ारत कानून की जानिब से आई है कि पहला जो इजलास होगा 12 अरकान होंगे और वो 12 अरकान आपस में ये डिसाइड करेंगे कि कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड होगा। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि अब कमेटी जो पहले ऑड नंबर्स में थी, यानी 13 अरकान पर मुश्तमिल थी, अब 12 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी ये तय करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह और इस जुडिशल कमीशन का 13वां मेंबर कौन होगा। अगर ये जो फ़ैसला होता है ये 6-6 से टाई हो जाता है तो फिर क्या होगा, डिसाइसिव वोट किसका होगा, क्योंकि ये ना तो सेनेट है ना कौमी असम्बली है जहाँ पर स्पीकर या चेयरमैन सेनेट का जो वोट है वो कास्टिंग वोट होगा। तो इस तरह की जो गलतियां हैं, मैं गलतियां नहीं बल्कि इनको ब्लंडर्स कहूँगा आइनी तरमीम में इस हुकूमत की जानिब से, वो इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी गवाही है कि इस हुकूमत ने ये तरमीम किस आप कह सकते हैं कि जल्दी में की है, और इनके मकासद जो थे उनको हासिल करने के लिए जो मेलाफाइडी इंटेंशंस जिनकी बात अब खुलकर सामने आ रही है वो होगी। अब हुकूमत वक्त एक तो ये बात समझ में आ रही है कि जुडिशल कमीशन जो है वो इस वक्त जो नाम सामने आए हैं, मैं पहले अगर आपके साथ वो शेयर कर दूं तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन जजेस हैं चीफ़ जस्टिस के अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान,
उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह होंगे उसके ऊपर अब सवाल उठेगा कि कौन बनेगा। क्या जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं वो ख़ुद सरबराही करेंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे या जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान होंगे। अगर ये नहीं होते तो पाँचवा कोई और सीनियर जज होगा। अब दिलचस्प बात नाज़रीन ये है कि हुकूमत ने एक जानिब तो ये कह दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ये डिसाइड करेगा, और जो गज़ट नोटिफिकेशन इस आइनी तरमीम का हमने देखा है उस गज़ट नोटिफिकेशन में वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ है कि जो अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह होगा वो पहले से मौजूद जुडिशल कमीशन के मेंबरान में से कोई जज होगा, यानी चीफ जस्टिस होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे या जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान होंगे, तो फिर उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो ऐसे होगी कि जो आप कह सकते हैं जो जुडिशल कमीशन में एक और मेंबर होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह अगर ऑलरेडी मेंबर होगा उस कमीशन का, तो वो सीनियरिटी में अगला जस्टिस होगा। यानी अब अगर हम सीनियरिटी की बात करें तो वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बनते हैं सीनियरिटी में। अगर जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान तक कोई भी रुकन बन जाता है या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह बन जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली जो रुकन बनाया जाएगा 13वां कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जुडिशल कमीशन का, वो सीनियरिटी में अगला जज होगा। अब जो दिलचस्प बात है वो ये है कि हुकूमत ने या वज़ारत कानून ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी कुछ दिन कबल, हमने आपके सामने इसकी निशानदेही भी की थी कि उस प्रेस रिलीज़ के अंदर जिसमें वजाहत की गई थी उस वजाहत में भी हुकूमत ने एक नई तब्दीली कर दी है। उसमें तब्दीली ये की गई है कि जुडिशल कमीशन का सरबराह या जुडिशल कमीशन का जो रुकन होगा 13वां, वो सुप्रीम कोर्ट का सीनियरिटी में जज नहीं होगा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो दूसरा सीनियर रुकन होगा वो उस जुडिशल कमीशन का मेंबर बन जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर मैं समझता हूँ दूसरा है, जो कि इन इटसेल्फ बता रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ज़्यादा देर टिकने नहीं वाली। अब सबसे पहला मैच तो यहाँ पड़ेगा। अगर हम ये इसकी तश्कील के ऊपर बात कर लें, जैसे कि मैंने कहा कि 4 तो चलें जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिलाकर, 5वें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रुकन या सरबराह अब अगर हुकूमत की बात मान ली जाए 5 ये हो गए, वज़ीर कानून हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हो गए, 2 हुकूमती अरकान। अब वो कौन कौन हैं? हुकूमती अरकान बताए जा रहे हैं, एक इरफान सिद्दीकी साहब और दूसरा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का क्या तुक बनता है, वो सरबराह हैं एक सियासी जमात के। बहरहाल अपोजिशन ने नाम दिए हैं शिबली फराज और उमर अयूब साहब के, और एक पाकिस्तान बार कौंसिल के भी नुमाइंदा इसमें होंगे, और एक 5वां रुकन होगा जो अक़लियती होगा या फिर खातून रुकन पार्लियामेंट होंगे। अब नाज़रीन ये जो तश्कील है जुडिशल कमीशन की ये ख़ुद बता रही है, बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है। आप देख लें, उमर अयूब हों या शिबली फराज हों, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों या इरफान सिद्दीकी हों, इनको जजेस के क्रीडेंशियल्स के बारे में क्या मालूम, इनको क्या मालूम कि कौन सा जज कितना काबिल है, किस जज की क्या एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, कौन कॉन्स्टिट्यूशनल जज है, कौन सिविल का जज है, कौन फौजदारी का जज है, इन्हें नहीं मालूम। उनकी परफॉर्मेंस के बारे में इन्हें महज उस रिपोर्ट के जो उनके सामने खुफिया इदारों की जानिब से रख दी जाएगी, इनके सामने और कोई चीज़ नहीं है। इन्होंने ना उनके सामने कभी आर्ग्यू किया होता है, ना ही ये उन्हें ज़ाती तौर पर जानते होते हैं। महज ज़ाती नापसंद या पसंद की बुनियाद पर अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड या उसके मेंबरान को अपॉइंट करना है हुकूमत ने, तो फेयर इनफ उनकी ख्वाहिश है। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बचपन की ख्वाहिश थी कि वो बैठकर बेंचेस तश्कील दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जो कि मैं पहले आपसे एक बात ट्राइकोटमी ऑफ पावर की कर चुका हूँ। ये एक दूसरा एक मुद्दा है जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर के असूलों के ही ख़िलाफ़ है। आइन का जो बुनियादी ढांचा है अदलिया की आज़ादी, उसके ख़िलाफ़ है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो तश्कील देना है या बेंचेस की जो तश्कील है वो भी सुप्रीम कोर्ट से इख्तियार लेकर ख़ुद रख रहे हैं। तो फिर इसका क्या मतलब है? आपके फ़ैसले भी जो आप ये बेंचेस करेंगे आपकी मर्ज़ी से, ज़ाहिरी बात है वो फिर फ़ैसले भी आप ही की मर्ज़ी के होंगे, आप ही की ख्वाहिशात पर मबनी होंगे, क्योंकि माजी में जब आपकी ख्वाहिशात पर मबनी फ़ैसले नहीं हुए तो आप 26वीं आइनी तरमीम ले आए। तो ये वो चंद नुकात हैं नाज़रीन जो अब दर्द सर बने हुए हैं। और मैं जो बात कर रहा हूँ हुकूमत के लिए वो इस वजह से, और बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए। अब आप देख लें कि जो हुकूमती हल्के हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हमने अगर जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर को ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड बनाना होता तो हम क्यों ना चीफ जस्टिस बना देते जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, और फिर इवेंचुअली उस वक्त बनते जस्टिस याहिया अफरीदी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड। मगर हमने ऐसा नहीं किया। हुकूमती हल्के ये दावा करते हैं
कि अब हमारे पास ये जवाज़ होगा जब अगर यह जस्टिस याह्या अफरीदी साहब नॉमिनेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए जस्टिस या मंसूर या जस्टिस मुनीब को, तो हम कहेंगे कि ये तो पहले ही सुपरसीड हो चुके हैं और आप इनको सुपरसीड करके चीफ़ जस्टिस बने हैं, तो लिहाजा अब इनके बाद जो सीनियर तरीन जज हैं उनमें जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान आते हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल आते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड बनाया जाए। तो ये वो नुक्ता है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि पिक्चर यहाँ से शुरू होगी। नाज़रीन, जो लोग ये दावा कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास बहुत से इख्तियारात अब भी हैं, तो माज़रत के साथ अगर ये जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना देता है तो फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हाथ बंद चुके होंगे। जो केसेस की फिक्सेशन है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकेंगे। वो केसेस जो मीनिंगफुल केसेस हैं, जिनके दूरस नताइज निकलने हैं, इन फॉर इंस्टेंस आप देख लें 26वीं आइनी तरमीम, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अलावा ये फिर कोई और बेंच नहीं सुन सकेगा। और अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अक्सरियत तो हुकूमत के पास है या पार्लिमान के पास है, इस जुडिशल कमीशन के अंदर चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की ख्वाहिश के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील नहीं पाता, तो फिर क्या होगा? फिर वो जो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी पास का इस्तेमाल करेगी, तो मैं समझता हूँ कि वो नहीं कर पाएगी। अव्वल तो उन्होंने तौसीक कर दी होगी इस 26वीं आइनी तरमीम की, उस जुडिशल कमीशन में बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तश्कील में अपनी राय देकर, और उसके बाद उनके हाथ भी बन चुके होंगे, चाहे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून हो, चाहे बेंचेस की तश्कील हो। मगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जब आप नहीं बना सकेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये डिसाइड करेगा कि ये मैटर्स इनका क्या करना है, चाहे वो आम इंतखाबात में धांधली हो, चाहे 9 मई के वाक़यात हों या फिर 26वीं आइनी तरमीम हो, तो नाज़रीन ये मामला काफ़ी ट्रिकी हो चुका है। और अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने कार्ड्स बड़े सोच समझ कर चलना होंगे, क्योंकि मैं जब कार्ड्स की बात कर रहा हूँ तो अब ये गेम ऑफ थ्रोन्स ही बन चुका है, अब पार का गेम है। मसला ये है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी साख या अपनी जो पार्स हैं उनको बचाने के लिए ये जंग लड़ रही है, जबकि पार्लिमान जो है वो बुलडोज़ करने के लिए ये सब कुछ कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गैर मौसर करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। तो अब इसमें देखते हैं कि जीत किसकी होगी। बज़ाहिर तो अभी तक जो पलड़ा है वो हुकूमत का ही भारी है, क्योंकि उनके पास पार्लिमान है और पार्लिमान आपको मालूम है वो एक ऐसा कार्ड है जिसके आगे फिर जजेस साहिबान भी सहम जाते हैं। तो एक तो ये इशू है। दूसरा, जस्टिस मंसूर अली शाह। नाज़रीन, आपको याद होगा 12 जुलाई को एक बड़ा तारीखी फ़ैसला दिया था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब समेत 8 जजेस साहिबान ने, जिसमें मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फ़ैसला किया गया था। कंप्लीट जस्टिस की बात हुई। वो फ़ैसला ऐसा था जिसको आज भी लोग ये समझते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चीफ़ जस्टिस ना बनने की सबसे बड़ी वजह है। अब हुकूमत की परेशानी तो चलें समझ में आती है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस फ़ैसले से, मगर जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के अपने ही मसाइल थे। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, अब उनके मसाइल क्यों थे? क्योंकि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला अगर उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो ना करते, अक्सरियती राय वो ना होती और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की राय प्रिवेल करती, तो शायद आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते। तो उनका गुस्सा जायज़ था, उनको एक्सटेंशन मिल चुकी होती, टेन्योर पोस्टिंग 3 साल की हो चुकी होती। बहरहाल उनको नहीं मिली। अब 12 जुलाई को जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फ़ैसला दिया तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उसका सबसे पहला जो रद्द-ए-अमल दिया था वो 22 जुलाई को दिया था। एक नोटिफिकेशन जो मैंने रिपोर्ट भी किया था, आपके साथ शेयर भी किया था, वो नोटिफिकेशन था अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की सरबराही छीनने का। जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि माइंड यू उस वक्त जुलाई के आखिरी हफ्ते में गालिबन 28 जुलाई को उनका विज़िट शेड्यूल था अमेरिका के लिए, उनके साथ कुछ सीनियर वकला भी थे, वहाँ पर मुख्तलिफ़ ओहदेदारान के साथ उनकी मीटिंग्स थी और वो बहुत ही हाई प्रोफाइल विज़िट था। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का आपको मालूम है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में बड़ा काम है और उन्होंने उसके हवाले से कुछ रूल्स भी मुरतब किए थे। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 12 जुलाई का वो गुस्सा उतारा 22 जुलाई को, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जब तमाम तर चीज़ें प्लान थी उस कमेटी की सरबराही उनसे ले ली। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को उन्होंने उसका नामज़द किया, उन्होंने इनकार किया, और फिर जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो बैरून मुल्क गए उस अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के दौरे के ऊपर। अब जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ओथ लेने के बाद जो दूसरा या तीसरा बड़ा काम किया है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को उन्होंने अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का एक मरतबा से फिर
सरबराह मुकर्रर कर दिया है, चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है और जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद भी उसके रुकन हैं और भी इसके बहुत से अरकान हैं। मगर मेनली जो सुप्रीम कोर्ट के 3 लोग हैं, 3 जजेस साहिबान हैं, उनमें अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की वापसी हो चुकी है। उस वक्त जब हमने ये ख़बर रिपोर्ट की थी, काजी फाइज़ ईसा साहब के करीबी हलकों ने, कम से कम मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे मिसगाइड करने की ज़रूर कोशिश की और मुझे उस वक्त ये तासुर दिया गया कि काजी फाइज़ ईसा साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को न सिर्फ एतमाद में लिया बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दीगर 2 मेंबरान या जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का नाम ख़ुद प्रपोज़ किया इस कमेटी की सरबराही के लिए। बहरहाल उस वक्त हमने एज़ इट इज़ जो हमें बताया गया उनको कोट करके ही हमने बता दिया, मगर बहुत सी चीज़ें थीं, बहुत सी ख़बरें ऐसी आ रही थीं जो नफ़ी कर रही थी जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के करीबी हलकों की इस खबर की। और फिर मुझे याद है इस्लामाबाद के एक निजी होटल में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब आए थे और उन्होंने, आपको मालूम है, फ़ैसलों पर अमल दरामद के ऊपर एक बड़ी ज़ोरदार तकरीर की थी। जब 12 जुलाई के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा था और जस्टिस मंसूर अली शाह मुतअद्दिद फ़ैसलों में भी इस बारे में कह चुके थे और उस रोज़ उन्होंने उस तकरीर में भी बड़ी तल्ख़ बातें की थी और बड़ी सख्त बातें की थी, तौहीन अदालत का डरावा भी दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। उसी तकरीब के मौके पर मैंने ये सवाल पूछा था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से कि आपको उस कमेटी की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया है, तो उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा था कि यार छोड़ दें, ये हमारा आपसी मसला है, जो अंदरूनी मामला है, तो इसकी आप लोग ना हाईलाइट करें तो बेहतर होगा, मुनासिब होगा। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की राय ये होती या वो ये समझते कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन गलत है तो वो कह देते कि भाई आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, मगर उन्होंने मेरी इन्फॉर्मेशन को गलत नहीं कहा। उन्होंने उल्टा ये कहा कि इस बात को रहने दें, हम इसके ऊपर यहाँ पर बात नहीं करना चाहते। इन इटसेल्फ हमारी सहाफ़ती लैंग्वेज में उसको ख़बर की तस्दीक ही कहते हैं। और उसके बाद आज जो दूसरी बड़ी तस्दीक है वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने बतौर 30वें चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के की है, जब बतौर लॉ एंड जस्टिस कमीशन के चेयरमैन के उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को एक मरतबा फिर उस कमेटी का सरबराह बनाया है और जस्टिस काजी फाइज़ साहब के एक और मुतनाज़े और पर्सनल लेवल पे जाकर जो उन्होंने ग्रज निकाला था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ख़िलाफ़, उस फैसले को ही अनडू कर दिया है, ख़त्म कर दिया है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ऑनर एक दफ़ा फिर बहाल किया है। और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से बहुत सी तवक्कुआत थी, बहुत सी तवक्कुआत नहीं भी थी, मगर अब वो जो इक़दामात कर रहे हैं, अगर मैं सिर्फ इंतज़ामी साइड पर देखूँ तो वो बड़ी मस्बत डेवलपमेंट्स हैं, चाहे वो फुल कोर्ट का बुलाना हो, चाहे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की रिकॉन्स्टिट्यूशन हो, या फिर जो ADR कमेटी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, इसकी असर तश्कील हो। तो इससे नज़र यही आ रहा है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब भी काफ़ी हद तक नाला थे जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के इक़दामात से, मगर उनका अपना एक रवैया है, उनका अपना एक तरीक़ाकार है, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर बिलीव करते हैं। इसी वजह से शायद उन्होंने जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब को एक बड़े बेहतर अंदाज में फेयरवेल दिया और उनको रुखसत किया सुप्रीम कोर्ट से और उनकी बड़ी रिस्पेक्ट दी एक चीफ़ जस्टिस के तौर पर। और फिर साथ साथ ही जो उनके फ़ैसले थे, अब उनका पोस्टमार्टम भी हल्की आंच पर उन्होंने करना शुरू कर दिया है। मगर फिर आखिर में नाज़रीन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त तमाम तर नज़रें उस जुडिशल कमीशन की तश्कील और उसके बाद उस जुडिशल कमीशन की जानिब से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील पर हैं और उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील पर हुकूमत और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का जो पहला मुबैना इख्तिलाफ नज़र आ रहा है ऑन द फेस ऑफ इट, उस पर है। उसके बाद क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अब डू और डाई की सिचुएशन है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि एक पार्टी के सरबराह हैं, वो ख़ुद उस कमेटी का, उस कमीशन का हिस्सा बन रहे हैं, तो डिस्परेशन तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस नहज पर है। और दूसरी जानिब इरफान सिद्दीकी साहब, अगेन अभी मेरी हुकूमती हलकों से ही बात हो रही थी तो वो ये कहते हैं कि भाई नो कमेंट्स। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।